Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History series, specially for mains, exclusively for mains क्योंकि World History part ही सिर्फ mains के syllabus का है. So a very warm welcome again to our series of World History. पिछले सेशंस में, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से यूरोप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क एजेस थी, किस तरीके से रूल ऑफ चर्च था और फिर उसके बाद रेनेसां आता है और रेनेसां ने जो एक बहुत बड़ा चेंज दिया और चेंज सिर्फ सोशल या पॉलिटिकल या रिलीजियस सिनेरियो में नहीं था. अभी रिलीजियस की बात हम आज करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज रेनेसां ने दिया और वो पूरी दुनिया को दिया वो था सोच में बदलाव का. और शायद आज मॉडर्न टाइम्स में जब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर सेकंड पे यू कैन इमेजिन कि हर सेकंड पे कितना जीबी या मतलब या कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो इंटरनेट पे अपलोड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. एवरीवन इज फ्लडेड विद दैट, मीडिया रिपोर्ट्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, और इन सब ने, दिस इज माय पर्सनल बिलीफ, आप लोगों को थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स लग सकता है, लेकिन मेरी पर्सनल बिलीफ ये है कि इन चीज़ों ने एक्चुअली हमारी सोचने की जो हमारे दिमाग की जो सोचने की कैपेबिलिटी है उसे कम कर दिया है. तो ज़रूरत है हमें भी आज एक ऐसे रेनेसां की जो हमारे, जिससे कि हम एक सही डायरेक्शन में, एक प्रोडक्टिव मैनर में, एक रेशनल तरीके से सोचना शुरू करें. सो ये देन थी दुनिया को जो रेनेसां ने दी. आज हम बात करेंगे रिफॉर्मेशन की. रिफॉर्मेशन बेसिकली हम सिर्फ एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम चर्च के रिफॉर्मेशन की बात करते हैं. सो वी विल सी दैट हाउ दिस होल रिफॉर्मेशन ऑकर्ड एंड व्हाट एक्चुअली इट लेड टू and what were the causes of that. So let us begin, and before we begin, this is about me, my graduation, my post graduation, doctorate, and everything that I have tried to achieve till this point of time. This is all in front of you, and just a moment please. So this is about me. Whatever I have done till this date, it is here. So without giving much time to it, let us begin the reformation. Now what was this reformation? जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि जो चर्च था वो कितना ज़्यादा करप्ट हो चुका था, उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा था. कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ किंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो चर्च का था. पोप वॉज एक्चुअली कंट्रोलिंग होल ऑफ यूरोप. बिशप्स, प्रीस्ट्स, वो जो है वो लोगों के गुनाहों को, बेसिकली वो जन्नत बेच रहे थे थ्रू दोज लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस. और सारे इस तरीके के रिचुअल्स उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए थे सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी इन प्रीस्ट पे, इन लेट्स से बिशप्स पे या मॉन्क्स पे. और इसका अदर साइड इम्पैक्ट ये था क्योंकि ये लोग हर चीज़ के पैसे लेते थे. मतलब गुनाह कर दिया है तो जन्नत खरीदनी है तो पैसे ले लो, लेटर ऑफ इंडल्जेंस ले लो, अपने गुनाह माफ करवाने हैं तो पैसे दे दो. एंड देन दे वर लाइक मनी, they started, the church started demanding money for everything. Even church used to collect taxes also. So this was the condition. In that, a new movement, obviously रेनेसां की बाद या रेनेसां के दौरान आप कहें तो एक अच्छी सोच की शुरुआत होती है. होता क्या है, दिस पर्सन, ये वाले भाई साहब, इनका नाम है मार्टिन लूथर. और मार्टिन लूथर जो है वो खुद एक मॉन्क थे जर्मनी में, और मतलब ही सिलेक्टेड थियोलॉजी एज हिज लाइफ, और वो रिलीजन को स्टडी करने और बाइबल को स्टडी करने, बिकॉज ही वाज अ क्रिश्चियन. सो वो बाइबल को स्टडी करने
जो है वो अपना इस फील्ड में अपना आपको आगे बढ़ाते हैं। और जब वो बाइबल को पढ़ते हैं, रादर वो बाइबल को समझते हैं, तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि जो एक्चुअल में प्रैक्टिस हो रही हैं चर्च के अंदर, और या जो ये प्रीस्ट बिशप या ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं चर्च के अंदर, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन होल ऑफ द यूरोप। और उन्होंने कहा कि सर, व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली very much radical in nature, and you're trying to polarize people. You're actually you're the you are actually ruling the people in the name of religion, and this is exactly in contradiction for what whatever is written in the Bible. And he started protesting against that. So the impact of that was that when this person Martin Luther, he actually opposed, and the biggest part of the biggest side of opposing this letter of indulgence, the Catholic Church practices, was the letter of indulgence. Letter of indulgence क्या होता था, हमने लास्ट सेशन में भी देखा कि लेटर ऑफ इंडल्जेंस एक तरीके का कहना चाहिए सर्टिफिकेट था। आप साल में एक बार जाइए, आपने जो भी साल भर में जो भी गुनाह किए हैं उसको प्रीस्ट के सामने कन्फेस करिए, उसे उसकी फीस दीजिए, और वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, और वो कहता था सर्टिफिकेट लेके तुम भगवान के पास जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। दिस वाज लेटर ऑफ इंडल्जेंस। और सबसे ज्यादा एक्चुअली मार्टिन लूथर को प्रॉब्लम उसी से थी, और उन्होंने ही ये जो चर्च एविल्स थे इनके खिलाफ सबसे पहला प्रोटेस्ट, अभी क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। तो प्रोटेस्ट से ही आता है वर्ड प्रोटेस्टेंट, और वहीं से शुरुआत होती है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। अब जर्मनी में जब ये पहला प्रोटेस्टेंट चर्च सेटअप करते हैं, लेकिन इनके साथ एक बेनिफिट ये था कि किंग्स का जो भी राजा थे, इनको जैसे जर्मनी के किंग का बहुत सपोर्ट था, क्योंकि जो उस वक्त यूरोप में राजा थे, जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली परेशान हो चुके थे जो चर्च है उसकी अथॉरिटी से। और एंड एक्चुअली बाय मिड ऑफ 16th सेंचुरी, आप अगर यूरोप का डेवलपमेंट देखोगे तो वहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है, और वो निकल के आती है नेशनलिज्म। पहले क्या था, लेट्स से देयर वाज अ ग्रीक एम्पायर। एंशिएंट टाइम्स में देखेंगे तो ग्रीक एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, लेकिन और बाद में जब हम डार्क एजेस की बात करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि कैथोलिक चर्च की जो रोम में जो चर्च था, जो वेटिकन सिटी आज के टाइम पे है, वहाँ पे जो चर्च था उसका एक्चुअल कंट्रोल था पूरे यूरोप के ऊपर। लेकिन जब ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू होता है, कि जब जर्मनी में पहला प्रोटेस्टेंट चर्च सेटअप होता है, और वहाँ से ये आवाज़ उठने लगती है कि ये जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द बाइबल, this is something they have done on their own. So in that this Catholic और इस पॉइंट पे ये हुआ कि इस चीज को एक और चीज का सपोर्ट मिला। इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को राजा और जो रूलिंग क्लास था उसका तो सपोर्ट मिला ही मिला, लेकिन अब इसको नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनहुड, उसका भी सपोर्ट मिला। एंड एक्चुअली पीपल वर डिस्पाइज्ड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, क्योंकि जब ये नेशनलिज्म वाली हम जब बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि सिर्फ राजा ही नहीं, लोग भी त्रस्त हो चुके थे चर्च की अथॉरिटी से, और अब उनको अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए थी। वो उस चर्च के उन क्लचेस के और उन प्रैक्टिसेस से बाहर निकलना चाहते थे, और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म had played a very important role in that. So इंग्लैंड में इसका इम्पैक्ट दिखता है जब क्वीन एलिजाबेथ वन जो हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को बनाती हैं और कहती हैं कि यही अब इंग्लैंड का ऑफिशियल चर्च है। और जो रोमन चर्च था, जो रोमन कैथलिक चर्च था, उससे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती है। एंड थ्रू दिस रिफॉर्मेशन, एंड दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ रिफॉर्मेशन, कि उनको क्वीन एलिजाबेथ का भी सपोर्ट मिला, जर्मन किंग का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि अब वो नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। अब वो अपने आप की आइडेंटिटी चाह रहे थे, अपने लोगों को
एक एथनिक आइडेंटिटी देना चाह रहे थे, दिस हैपेंड. सो द एक्चुअली अगर आप देखो, बड़ी अच्छी चीज मुझसे किसी ने कही कि दुनिया में जो भी है वो पॉलिटिक्स है. अब आप इसको, बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट था, एंड आई गॉट इट फ्रॉम अ वेरी लर्नड पर्सन, that whatever happens in this world is politics, whether it is religion, whether it is society, whether it is economy, everything is politics. So जर्मन्स ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि उनको मार्टिन लूथर की बातें सही लग रही थी, या वो अपने रिलीजन में रिफॉर्मेशन चाह रहे थे, या वो उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस में रिफॉर्मेशन चाह रहे थे जो वो फॉलो अप कर रहे थे. एक्चुअली उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए था, और क्योंकि जो पोप थे वो जो है वो अथॉरिटी थी उनकी, और वेल्थ के ऊपर भी, मोनेस्ट्रीज के ऊपर भी, और जैसे एक्चुअली ये किंग और इन लोगों को सपोर्ट दिखा और उनको लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा एक रास्ता है अपने आप को आज़ाद करने का. ये पॉलिटिकली आज़ाद का मतलब सिर्फ लोग गुलाम नहीं होते, कई बार बादशाह भी गुलाम होते हैं, और बादशाह गुलाम किसके होते हैं? इस पॉइंट पे रिलीजन के. तो वो अपना एक सोवरेनिटी चाह रहे थे, अपनी एक अथॉरिटी चाह रहे थे, और वो पोप या जो चर्च का कंट्रोल था उसमें पॉसिबल नहीं थी. तो जब ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू होता है और ये सारी बातें आती हैं, तो क्या होता है कि ये प्रोटेस्टेंट चर्च जो है, इनको किंग्स का सपोर्ट मिला, विच वॉज मोर पॉलिटिकल, लेस रिलीजियस. लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये था कि जो प्रोटेस्टेंट चर्च थे उन्होंने जो लैटिन लैंग्वेज थी उससे बाइबल को आज़ाद किया, और वो लोकल लैंग्वेजेस में चर्च में जो बातें होने लगी, जो चर्च की लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज से लैटिन की तरफ गई. जो एक एलीट लैटिन होती थी उससे वो जो है वो लोकल लैंग्वेजेस की तरफ बढ़ी. बाइबल को ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेजेस में. और एक्चुअली इसी, जब तक देखिए ये हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, हम इंडिया में आप किसी भी रिलीजन को देखोगे, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो इस्लाम हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, जो इन रिलीजन्स के रिलीजियस टेक्स्ट है ना, वो उस जबान में है जो आम इंसान बोलता ही नहीं है. प्राकृत, पाली, संस्कृत, अरेबिक. अशोकास इंस्क्रिप्शन को देखोगे तो ब्राह्मी में भी हैं, खरोष्टी में भी हैं, जो जबान हम और आप नहीं समझते. और इसका फायदा देखिए, जब जो प्रीस्टली क्लास है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, वो हमेशा इस चीज का फायदा उठाएगा कि किसी भी तरीके से मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर किसी को हर्ट हो रहा हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज माय ओपिनियन, एंड दिस इज नॉट जस्ट टू माय रिलीजन, दिस टू एवरी रिलीजन, कि वो लोग हमेशा ये चाहते हैं, जो प्रीस्टली क्लास है, वो चाहे एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में, आज के दौर में, कि भैया जो है हमारी दुकान चलती रहे, कि ये जो भगवान को, खुदा को, बुद्धा को या महावीरा को जो समझने का जो कंसेप्ट है, ये इस पे हमारी मोनोपोली रहे, आम जनता के पास ना पहुंचे. एंड आई एम टेलिंग यू, जिस दिन आम जनता के पास सही चीज पहुंच गई ना, या वो टेक्स्ट उस जबान में प्रेवलेंट हो गए जिसमें लोगों को समझ में आता है, आई कैन बेट इंडिया से आधी तो प्रॉब्लम हमारी कंट्री की सॉल्व हो जाएगी. आधी इमीडिएटली हो जाएगी, और आधी जो है वो उसके इफेक्ट से हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इशू ये है कि लोगों को रिलीजियस टेक्स्ट में क्या लिखा है समझ में ही नहीं आया. यूरोप में रिफॉर्मेशन की बहुत बड़ी वजह ये रही, इस रिफॉर्मेशन की या इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की या रेनेसां की, कि जब बाइबल जो है वो लोकल लैंग्वेजेस में जब ट्रांसलेट हुई, एंड इट इज सेड दैट ये जो आप देखोगे ना, इटालियन, जर्मन, रोमन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, पोर्चुगीज, ग्रीक, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, जब आप इसको देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे नेशनलिज्म का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा है. लेकिन इस नेशनलिज्म को, यूरोप में इस लेवल के नेशनलिज्म को एक्चुअली जिसने सबसे ज्यादा प्रमोट किया, या जिसने सबसे ज्यादा, या जिसने एक्चुअली इसकी शुरुआत की, वो रेनेसां रिफॉर्मेशन ही थे. एंड दिस वाज दिस वाज द रीजन इट वाज मोर पॉपुलराइज्ड देन रिलीजन.
by 17th century, and half of the Europe has set up their own Protestant church. Actually जो सबसे बड़ी चीज जो इस रिफॉर्मेशन ने सिखाई, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने यूरोप को या लोगों को, वो ये कि अगर आप इंसान हैं और आप इन रिलीजियस टेक्स्ट को समझते हैं, तो ये जो है आपकी जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है उसको जिंदा रखिए। और इसी ने मतलब आप हर चीज के पीछे रीजन पूछिए कि अगर बाइबल में जो उनका स्टैंड था रिफॉर्मेशन का या प्रोटेस्टेंट्स का जो कहना चाहिए स्टैंड था इस चीज को लेके, उनका यही था कि अगर बाइबल में कुछ लिखा है तो वो क्यों लिखा है। यू आस्क अ रीजन एंड एवरीवन शुड आस्क द रीजन। अनफॉर्चुनेटली हम जिस माहौल में हैं आज के टाइम पे, आज के हिंदुस्तान में, 2020 के हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं हमारी इन द सेंस मेरी आपकी तो शायद नहीं, आई बिलीव दोज हु आर preparing for or those who are called UPSC aspirants, they are very much rational and they are above what common man thinks. And common man means जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का फर्क क्या होता है। तो यूरोप पर रेवोल्यूशन आया किस चीज का? ये सोच की क्रांति थी, ये उन धारणाओं से स्वतंत्रता की क्रांति थी जिसने यूरोप को सदियों तक जकड़े रखा, और उसका रूट उन्हें समझ में आ गया। मार्टिन लूथर ने एक्चुअली उनका रूट मतलब उसकी जड़ उसने समझा दी। भैया ये जो है ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल से निकल रहा है, हम बाइबल को ऐसे ये हम इसके अगेंस्ट हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं। अब पूरे यूरोप में आप अगर देखोगे 1650s तक या मिड ऑफ 17th सेंचुरी तक, हाफ ऑफ द यूरोप हैड देयर ओन प्रोटेस्टेंट चर्चेस। अब ये इतना ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया। अब जब ये स्प्रेड आउट हो गया, when कैथोलिक चर्च जो थे, जो ओरिजिनल चर्च थे, उनको लगा कि भाई साहब ये तो सारी कहानी खराब हो जाएगी, हमारा जो मोनोपोली है या जो हमारी कहना चाहिए स्पेस है या जो हमने एक सिस्टम क्रिएट कर रखा, ये तो उसे खत्म कर देंगे। एंड इसी के लिए रिफॉर्मेशन process was initiated in the Catholic Church in response to the rising popularity of the Protestant Church. तो जब इन कैथोलिक चर्चेज ने देखा, जो ओरिजिनल जिनके हेड पोप थे और वो रोमन एम्पायर या रोम में थे, वहां से जब उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं ये तो पूरे यूरोप में स्प्रेड आउट हो रहा है, अब क्या करें हम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैथोलिक जो काउंटर रिफॉर्मेशन था और इन्होंने जो क्लर्गी थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक स्पेन में इन्होंने एक आर्मी बनाई, इन्होंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया बेसिकली जो क्लर्गी मैन थे उनका, और उनको कहा सोल्जर्स ऑफ जीसस, कि हम जो है ईसा मसीह के सोल्जर्स हैं। और मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन came to be known as Jesuits, and they went to France and Germany to win back followers, and also they came to India, China, Africa, America. तो ये जो कैथलिक्स थे इन्होंने क्या किया, एक काउंटर रिफॉर्मेशन जो है एक मूवमेंट शुरू किया, एक मूवमेंट खड़ा किया, और उसे स्पेन से उन्होंने इस सोल्जर्स ऑफ जीसस को या जेसूट्स जिन्हें कहते हैं, वहां से वो फ्रांस, जर्मनी और वो बाकी दुनिया में गए, और उन्होंने बताया कि देखो ये भी एक है, ये जो प्रोटेस्टेंट्स कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिलीजन इज ऑलवेज अनडिजायरेबल। तो ये इन्होंने अपने मिशन से, और ये एक्चुअली आई बिलीव चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कोई सा भी रेवोल्यूशन हो, उस दौर का सक्सेसफुल शायद इसीलिए हो गया क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। अब इसकी वजह क्या है ये हम जब ये रेवोल्यूशंस पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा, लेकिन टेक माय दिस स्टेटमेंट, एंड दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन फ्यूचर, कि जस्ट इमेजिन, जैसे अभी एट द पॉइंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, हमने पिछले 3 दिन 4 दिन 5 दिन सोशल मीडिया पे हाथरस केस को बहुत ज्यादा चीखा चिल्लाया, खत्म हो गया, पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड, फिर उन्हें कोई और नया जंबो सर्कस मिल जाएगा न्यूज चैनल्स वालों को। आप यही आज से 8 साल पहले 7 साल पहले देखिए, जब निर्भया केस था तो कम से कम आप देखिए उस वक्त लोग कितने सड़क पर उतरे हुए थे। और अगर दिल्ली की बात करें
तो उस वक्त कड़ाके की ठंड थी और बहुत अच्छी ठंड थी उस दौर में, आई रिमेम्बर। लेकिन लोग निकले थे क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था, रोज का 1.5 GB डेटा फ्री नहीं मिल रहा था। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि ये जो रोज का 1.5 GB डेटा फ्री मिलता है ना, अब तो 2 GB मिलने लगा। एक्चुअली इसने एक हमारे देश की एक जागरूक नस्ल को तबाह कर दिया। खैर, अब हम ये देखेंगे फ्यूचर में कि क्या क्या होता है। सो दिस वायलेंस अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट, अब ये क्या होने लगा कि प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ ये सिर्फ मिशंस नहीं चलने लगे, उनके अगेंस्ट वायलेंस भी होने लगी, और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा होने लगा क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो स्टैब्लिश हो गया था। अब क्या हुआ, और तब तक क्या हुआ 1492 में, यू नो दैट क्रिस्टोफर कोलंबस एक्चुअली डिस्कवर्ड अमेरिका, और उसके बाद वहां माइग्रेशन शुरू हो जाता है नॉर्थ अमेरिका पे, एंड दिस एक्चुअली लेट द फाउंडेशन ऑफ यूएसए। सो इन इंग्लैंड due to this pro-Catholic religious policies of King Charles I, religious violence merged into English Civil War. This we will see in the next session, and which was fought between the parliamentarians and pro-monarchy royalists over the form of government. So basically जो English Civil War था, अब इसमें क्या क्या हुआ, इसका क्या causes थे, क्या impact थे, ये हम next session में देखेंगे। लेकिन ये basically what should actually be the form of government? It should be a monarchical government or it should be a parliamentarian form of government. ये actually basic reason था इस English Civil War का from 1642 to 1651। लेकिन तब तक क्या हुआ था, USA जो है वहाँ पे colonization शुरू हो गया था, migration शुरू हो गया था, और लोग जो है इंग्लैंड से जो है वो अमेरिका की तरफ माइग्रेट करने लगे और वहाँ वो सेटल डाउन होने लगे। Now why this reformation? They were like, आपको जब भी मेंस में इस तरीके का आएगा तो आप जितना ज्यादा उसे सिंपल तरीके से क्लासिफाई करोगे उतना ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो द सोशल कॉज ऑफ रिफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेनेसां वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड सेक्युलरिज्म लेड पीपल टू क्वेश्चन द चर्च। सो रेनेसां ने एक चीज तो दे ही दी थी दुनिया को, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, दैट सेंस ऑफ इंक्वायरी, वो रेनेसां ने दे दी थी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सब में, अब देखो मीडिया, यहां पे पहली बार मीडिया आया। मीडिया कौन सा है? प्रिंटिंग प्रेस। और इस प्रिंटिंग प्रेस में किताबें छपने लगी और बाइबल के ट्रांसलेशंस छपने लगे, प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी छपने लगी। तो इस प्रिंटिंग प्रेस ने इस आइडिया को स्प्रेड करने में, इस क्रिटिकल आइडिया को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो आप बोलोगे सर स्प्रेड तो आइडिया यहां भी हो रहा है, सोशल मीडिया में भी हो रहा है, फर्क है प्रिंटिंग प्रेस से या अखबार से जो आइडिया स्प्रेड हो रहा है ना, वो पढ़ा लिखा दिमाग पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया से अगर आप आज के टाइम पे कंपेयर करोगे, क्योंकि सोशल मीडिया से जो आइडिया स्प्रेड आउट हो रहा है वो एक फंक्शनली और एजुकेशनली इलिटरेट पर्सन के पास जा रहा है, जिसके पास अनफॉर्चुनेटली खुद की कोई सोच है ही नहीं। ये फर्क है उस दौर में और इस दौर में, कि वहां जब ये आइडिया स्प्रेड होने की बात हुई, ये क्रिटिकल आइडियाज जो है ये रिफॉर्मेशन के और ये क्वेश्चनिंग द बाइबल एंड XYZ स्टफ, जब ये एक्चुअली कहना चाहिए स्प्रेड आउट होने लगा, ये प्रोपगेट होने लगा, लेकिन ये जा किसके पास रहा था? ये जा पढ़े लिखे लोगों के पास रहा था। भाई किताब कौन पढ़ सकता है? जिसको पढ़ना आता है। और व्हाट्सएप पे वीडियो तो कोई भी देख सकता है ना डाउनलोड करके। ये फर्क है। इसलिए जो क्रांति अखबारों ने हिंदुस्तान की आजादी में ले आए, वो आज सोशल मीडिया नहीं ला सकता, वो सिर्फ फेसबुक की वॉल तक सीमित है। खैर आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज, दूसरा हमने ये पहले भी देखा कि पावरफुल मोनार्क्स एक्चुअली चैलेंज द चर्च एज द सुप्रीम पावर इन यूरोप। तो ये जो अपने आप को स्ट्रांग थे, जो रूलर्स स्ट्रांग थे, उन्होंने इस चीज पे भी क्वेश्चन किया कि व्हाई दिस चर्च एंड व्हाई, एंड दे कंसिडर्ड, मेनी लीडर्स एक्चुअली कंसिडर्ड कि ये जो पोप साहब हैं, ये जो हैं ये एक फॉरेन रूलर हैं, हमारी नेशनैलिटी का क्या हुआ? ही इज अ रोमन पर्सन, हाउ ही कैन रूल अ फ्रेंच पर्सन और अ इंग्लिश or a German and so on. And this feeling of nationalism actually led these people to challenge the authority. Then economic causes, ये बड़ी खतरनाक चीज है, चर्च इज वेल्थ। और इनसे जल कौन रहा था? इनसे जल रहे थे राजा, नोबल्स, एंड क्योंकि चर्च वाले टैक्स भी लेते थे, रिचुअल्स के भी पैसे लेते थे, लेटर ऑफ गुनाह भी बेच रहे, जन्नत भी बेच रहे थे।
सब कुछ कर रहे थे, और उससे उनके पास जो वेल्थ हुई वो एक अलग ही लेवल की थी। तो जो राजा थे, जो नोबल्स थे, जो इस तरीके की रॉयल फैमिलीज थी, उनको जेलस होने लगा चर्च की वेल्थ से। और दूसरी चीज, मर्चेंट्स वेरी मच सपोर्टेड दिस प्रोटेस्टेंट एक्टिविटी, दिस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट और दिस रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, क्योंकि उनको एक्चुअली हर चीज पर चर्च को टैक्स देना पड़ता। तो उन्हें लगता था कि अगर ये चर्च की अथॉरिटी खत्म हो जाए तो आवर परचेसिंग पावर कुड इंक्रीज, आवर प्रॉफिट कुड इंक्रीज। देन रिलीजियस कॉज, बेसिक कॉज तो यही था, बेसिक कॉज यही था जहां से मार्टिन लूथर की शुरुआत होती है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग नहीं है ये, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में आएंगे। अभी यहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर हैं सिर्फ, ठीक है। तो मार्टिन लूथर की शुरुआत ही इसी पे हुई थी कि वो जो उन्होंने कहा था कि ये जो चर्च है ना, ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है, ये बहुत ज्यादा वर्ल्डली इन नेचर हो गया है। और अल्टीमेटली जब भी मटेरियलिस्टिक रिलीजन में जब मटेरियलिज्म आ जाता है तो रिलीजन करप्ट हो जाता है, चाहे कोई सा भी हो। Religions are great, followers are idiots. Applies to me also, to everyone, because unfortunately we never question religion पे कभी किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। इन लोगों ने क्वेश्चन किया, देख लीजिए कहाँ पहुंच चुके हैं ये। You may disagree with me, but this is my personal opinion कि yes, they are way more advanced और उनके लिए ह्यूमनिज्म बहुत ऊपर है। And this I can tell by my own personal experience that yes, Europeans अलग ही लेवल के लोग हैं। कभी I'll get a time to discuss them and I'll discuss this story with you. So these people, the religious causes were that they found this church where they have become materialistic, they have become worldly, they have become corrupt, and many of the people found church practices as the sale of indulgences as unacceptable. So sale of indulgences और corrupt practices एक वजह बनी, एक और वजह बनी इस रिफॉर्मेशन की। और कहीं ना कहीं इसी रिफॉर्मेशन की वजह से इंग्लिश रेवोल्यूशन जो हमने बीच में देखा था वो होता है, इंग्लिश सिविल वॉर होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो आई होप आपको एक रिफॉर्मेशन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। मैंने ज्यादा फैक्ट्स नहीं बताए, उसकी वजह यह है क्योंकि हम मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेंस में फैक्ट्स कम, अगर आप कम भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप एक अपना ओपिनियन लिख रहे हैं और क्वेश्चन की डिमांड को आप समझ रहे हैं और उसके हिसाब से अगर आप जवाब दे रहे हैं, तो आई थिंक वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एवरी टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट इन मेंस रादर देन गोइंग फॉर द फैक्ट्स। फैक्ट्स आपके चेक हो चुके हैं, क्योंकि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मोस्टली आई बिलीव वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हो तो मेंस तो देना है ना, नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात थोड़ी है, मेंस तो देना है। और यही एक्चुअली रीजन है, आपका नॉलेज, आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उन्होंने चेक कर ली है प्रीलिम्स में या करेंगे वो प्रीलिम्स में। आपको सिर्फ अब यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, आपको अपना ओपिनियन दिखाना है। उसके लिए आई एम नॉट गोइंग इनटू मच फैक्ट्स, यू जस्ट रिमेंबर व्हाई इट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, and then give a concluding remark from your side. And I think the things that I have discussed in between will help you to generate an opinion of your own. Don't give my opinion. UPSC is not, I am not going to be a bureaucrat. You are going to be a bureaucrat, so generate an opinion of your own. With these words, I'm ending this video. Have a great time at home. Stay safe, stay healthy. That is more important. Thank you so much.